स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा के जाखन देवी क्षेत्र में झाड़ियों में एक अज्ञात शिशु का सड़ी गली अवस्था में शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। नवजात का शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को भी दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 8-9 दिन पहले कुछ लोगों ने झाड़ियों में बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी, लेकिन झाड़ियां घनी होने के कारण किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि नवजात शिशु का शव मिला है और जिसे तकरीबन 8 से 9 दिनों के जो है वो घटना बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 से 9 दिन पहले जो है तकरीबन बच्चे के रोने की आवाज जो है वो सुनी गई थी और जिसके बाद लेकिन किसी के द्वारा जो है वो झाड़ियों की ओर नहीं देखा गया और उनको इस तरीके का कोई एहसास भी नहीं था कि किसी नवजात शिशु के वहां होने की आशंका हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा जो है शुरू कर दी गई है, जिसमें शिशु का शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कैदियों के लिए बनेगा प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास के लिए बनेगा प्रशिक्षण केंद्र। सरकार ने 10 करोड़ का किया प्रावधान। कौशल विकास के लिए एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि कौशल विकास के लिए बनेगा प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास के लिए एक गाइडलाइन भी जो है वो जारी कर दी गई है। कैदियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के जो है वो प्रावधान किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि कौशल विकास केंद्र बनेगा, जिसमें सरकार ने 10 करोड़ के जो है प्रशिक्षण केंद्र में जो है कौशल विकास के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि कैदियों के द्वारा इस प्रशिक्षण केंद्र में अपने आप को सुधार करने और अपने आप को कौशल विकास के जिस भी तरीके से जो है वो कौशल विकास के लिए जो है वो यहाँ पर कैदियों को कौशल विकास के जो गाइडलाइंस दी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा जो है कैदी अपने आप में सुधार कर सकते हैं। देहरादून में राज्य में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है और अब इसके तहत एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने खेल अवस्थापना के विकास पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बढ़ाने का फैसला लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए हर संभव काम किए जा रहे हैं और अब इसी के तहत खेल अवस्थापना के विकास पर जो सब्सिडी होती है उसे पूर्व में जो दी जाती थी उसे बढ़ा दिया गया है। अब खेल सुविधा के विकास पर पहाड़ में 70% और जबकि मैदान में 50% सब्सिडी दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी और साथ ही सुरेश जोशी ने बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर भी बीजेपी कई प्रदेशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। आयुष्मान भवः कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने हैं का भी काम जो है वो किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी का महासंपर्क अभियान निरंतर जारी रहेगा। उत्तराखंड की युवा शक्ति को रोजगार दिया जाए, कैसे युवा शक्ति को काम दिया जाए, उस काम पे वो लगे हैं।
डेंगू को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज डेंगू महामारी का रूप ले चुकी है और वहीं लेकिन सरकार अभी भी मौत के सही आंकड़े नहीं बता रही है। नगर निगम, शहरी विकास विभाग फोगिंग और सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि गरिमा दोसानी ने यह भी कहा कि डेंगू को लेकर सीएम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, डेंगू के बढ़ते प्रकोप और खास करके देहरादून जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी के दिशा निर्देश पर देहरादून जिला कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि सर्वे कराया जाएगा और पूरे जिले देहरादून जिले में, क्योंकि इसका प्रकोप सबसे ज्यादा है, तो हमने हर कोने से लोगों पर सर्वे करने का प्रयास किया। हमने परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से, डॉक्टर जसविंदर गोगी जी ने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से पूरे शहर में कार्यकर्ताओं को इस सर्वे के लिए निकाला। मैं स्वयं दून चिकित्सालय कल दिन भर इस सर्वे को करती रही। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने रेखीय विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बता दें कि 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों वार्ड के प्रत्येक घर से मिट्टी या चावल जुटाकर कलश में रखे जाएंगे और जिसके लिए उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को रोस्टर बनाकर कार्यक्रम आयोजित करने और कार्यक्रम के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और स्थानीय परंपरा और लोक संस्कृति के तहत आयोजित करने के निर्देश दिए गए। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश को कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका, नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 5 महीने बीत गए हैं। इन 5 महीनों में 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं आपको बता दें कि बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में 4 धामों के कपाट खुल चुके थे और अभी तक लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। पिछले साल से ज्यादा तुलना करें तो इस साल जो है इस बार मानसून के सत्र में भी तीर्थयात्री और श्रद्धालु ज्यादा रहे और जैसे अब मानसून का सत्र कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है उससे चारधाम में तीर्थयात्राओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार के जो आंकड़े हैं वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस साल काफी वर्षा हुई लेकिन तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। वर्ष गत वर्षों की तुलना में मानसून सत्र में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा रहा है वो काफी अधिक रहा है और जबकि इस वर्ष लगातार बारिश होती रही, वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती रही, लेकिन जो श्रद्धालु तीर्थयात्री थे उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दी और जहां पर यात्रा मार्ग बाधित हो रहे थे, प्रदेश सरकार के स्तर से यात्रियों के जो भी संभव वहां पर सहयोग हो सकता था वो निरंतर किए गए। सड़क जो भी अगर बाधित हो रही थी तो उनको जल्दी से जल्दी खोलने का भी प्रयास किया गया।
मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा कैंग की रिपोर्ट पेश की गई थी। वहीं आपको बता दें कि जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2022 तक उत्तराखंड सरकार के बिना विधानसभा के मंजूरी के 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया गया और जिसे विधानसभा से रेगुलराइज भी नहीं किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक बजट से भी ज्यादा राज्य सरकारों ने खर्च कर दिया है और जिसका उनके पास कोई हिसाब तक नहीं है, जो कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, उत्तराखंड में जो वर्तमान में सरकार है, इसके कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 की जो ऑडिट रिपोर्ट सीएजी के माध्यम से पेश की गई, उस रिपोर्ट में राज्य के अलग अलग विभागों में कुल मिलाकर के जितने घोटाले एक वित्तीय वर्ष में हुए, उसकी रकम का जोड़ है 18,341 करोड़ रुपए। ये राज्य का जो अनुपूरक बजट अभी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश हुआ, उससे 7,000 करोड़ ज्यादा है। तो इससे सीधा सीधा एक अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार घोटालों में लिप्त है। चमोली जिले के सिरो गांव के एक बच्चे पर सुबह स्कूल के जाते समय अपने घर से निकला तो रास्ते में लंगूर ने उन बच्चों पर हमला किया। वहीं आपको बता दें कि बच्चे इधर उधर भागने लगे। बच्चों में डर से अफरा तफरी मच गई। लंगूर के हमले से आपको बता दें कि सिरो गांव के बच्चे 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचे, लेकिन इस गांव में सड़क सुविधा ना होने के चलते स्कूल के बच्चे रोज पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों के अभिभावकों में भी अभी भी डर समाया हुआ है। आपको बता दें कि बच्चों पर लंगूर के द्वारा हमला किया गया है और जिसमें जो है जब लंगूर के द्वारा बच्चों पर हमला किया गया वह स्कूल जा रहे थे। आपको बता दें कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो भागते भागते स्कूल पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी जान बचाई। जा रहे थे और हम सिरों गांव से आए थे और लंगूर मिला रास्ते में, उसने हमें दौड़ाया। मेरे पैर पे भी चोट लगी, सर पे भी लगी और हाथ भी मुड़ गया। सिरों से हमारे सिरों गांव में 2016 में आपदा आई थी। उस समय से सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। रास्ते में बाघ और गुआनी सब मिल रहे हैं और नवा रोड है। हमने शासन प्रशासन से कितने रिक्वेस्ट की, कोई हमारी नहीं सुना। अभी कुछ दिन पहले मैं भी इनके साथ पीडब्ल्यूडी के एक्शन के पास गया था। डीएम कार्यालय हम लोग गए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया रोड के लिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनके रोड के लिए कोई भी सर्वे नहीं हो पा रही है। अधिकारी सोए हुए हैं। मुख्यालय के समीप का ये गाँव है। लगभग जिले को बने 40 साल हो गया और जिले के सबसे समीप का ये गांव है। यहाँ पे अभी तक रोड नहीं है। गांव से आ रहे थे, हमको रास्ते में लंगूर ने काटा, दौड़ाया हमको। गांव का नाम क्या है तुम्हारा? सिरों। और कितने दूर पैदल जाते तुम? कितने दूर है तुम्हारा स्कूल? 3 किलोमीटर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर आपको बता दें कि एसएसपी श्वेता चौबे ने जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग में लंबित मामलों की समीक्षा की और साथ ही अपराधियों के खिलाफ आक्रामक कार्यशैली अपनाने के निर्देश भी दिए गए और कहा गया कि महिलाओं से जुड़े मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए और कर्मचारियों के हित में चल रहे लघु कार्यों में विशेष रुचि लेते हुए 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया।
प्रदेश भर में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डेंगू पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहीं स्वास्थ्य सचिव भी पूरे तरीके से हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बताते चले कि कैलाश हॉस्पिटल पर आरोप लगाया गया था कि उनकी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की गलत जानकारी दी जा रही थी और जब एक मरीज का टेस्ट एक साथ कैलाश हॉस्पिटल और उसके साथ ही सरकारी अस्पताल में कराया गया तो दोनों ही रिपोर्ट में काफी अंतर मिला और जिसके बाद सरकार ने कैलाश हॉस्पिटल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जिसके बाद कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े पदाधिकारियों ने सरकारी नोटिस का जवाब दिया। कि जैसे मैंने आपको बताया कि देहरादून में सीनियर सिटीजन्स ने शहर को बचाया था। इवन जो रिटायर्ड ECHS अफसर्स थे उनकी कॉलोनी कहलाती थी ये। उसके अलावा यहाँ कोई रहता नहीं था, ना कोई पसंद करता था। मिलिट्री का एक बहुत बड़ा बेस है यहाँ पे, IMA है, इंडियन मेडिकल, फिर एक स्टूडेंट हब और एजुकेशन हब बनता चला गया। तो उसको देखते हुए हमने 2016 दिसंबर में इस अस्पताल का उद्घाटन किया था और ये देहरादून का इकलौता अस्पताल है जिसमें ना सिर्फ जनरल इलाज के साथ सुपर स्पेशलिटी के अलावा आपका ऑन्को कीमोथेरेपी और आपका रेडिएशन पेट स्कैन से लेके सभी सुविधाएं इस अस्पताल में एक छत के नीचे उपलब्ध है। बीते 2 दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में आने वाले 2 से 3 दिनों यानी 17 सितंबर तक मौसम बदला रहेगा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो रहे मानसून की विदाई से पहले पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और जिससे कि आम जनमानस को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सत्रह तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी। उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, धूप निकलेगी, है ना। और आगे भी जो ऐसा अभी जैसे अभी सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है जो मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -21% आज की डेट में हमारा है तो थोड़ा नॉर्मल से कम ही एक्टिविटी, क्योंकि हमने देखा शुरू में 10 से 12 दिन ऐसे रहेगी जिसमें जो है एक्टिविटी बहुत लाइट टाइप की चली है, आइसोलेटेड टाइप चली है और ड्राई सा रहा था। उत्तर प्रदेश के खनन माफियों का बोलबाला लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी लगातार जो है ये बोलबाला देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की जमीन को खुदबुर्द करने वाले माफियों के खिलाफ वन विभाग ने अब मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के चर्चित इनामी माफियों के खिलाफ अब उत्तराखंड में भी वन विभाग कार्रवाई करने में जुटा है। आपको बताते चले कि खनन माफिया लगातार उत्तराखंड में घुसकर अब अपने अवैध कारोबार को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस पर नकेल कसने की तराई पश्चिमी डिवीजन के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने टीमों का गठन किया है और इसी कार्रवाई के तहत वन विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के माफियों को 2 वाहनों को सीज कर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि जिस पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, DFO प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग है, यहाँ इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अवैध खनन, अवैध कटान और ये इन्फोर्समेंट है। और इस बीच में हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम के द्वारा सब लोगों के सहयोग से अवैध खनन के ऊपर बहुत बड़ी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें कई जो ऐसे वाहनों को जब्त किया गया कि जो कि अवैध खनन में बहुत लंबे समय से लिप्त थे और बार बार कब्जे से बच जाते थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट पर लगातार प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण जितना भी है सभी को चिन्हित कर लिया गया है और उनको धीरे धीरे करके सबको हटाने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।